अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उसके मेन पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे, ड्रॉबैक्स पढ़े थे हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो लॉज, इससे पहले हमने लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनको हम कहते हैं एटम्स। नाउ आज हम देखेंगे कि एटम की डेफिनेशन, एटम क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एटम्स। जैसे आप सबों ने देखा होगा, अगर हमें एक हाउस बनाना होगा, एक घर बनाना होगा, एक मकान बनाना होगा या कोई भी बिल्डिंग बनानी होगी, शाबाश, तो उसके लिए हमें क्या लगते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए ब्रिक्स। इसी तरह फिर हम क्या करते हैं, उन ब्रिक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, हम उनको लगाते हैं, ठीक है ना, और एक हाउस बन जाता है। तो सेम उसी वे में जो एटम्स होते हैं वो भी हम मान लीजिए कैसे होते हैं, वो जैसे ब्रिक्स होते हैं। जैसे हम काफ़ी सारे ब्रिक्स को मिला के एक हाउस तामीर कर सकते हैं, इसी तरह से जो एटम्स हैं, जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बनाते हैं मैटर, ठीक है। तो अब हम एटम को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. तो क्या होता है एटम? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जैसे हमने अभी कहा कि जैसे हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि जो मकान होता है, जो बिल्डिंग होती है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट उसका क्या होता है? शाबाश, ब्रिक होती है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्योंकि फिर कई सारी जो ब्रिक्स होती है वो आपस में मिलती है और बनाती है एक हाउस। इसी तरह जो मैटर है उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो क्या होता है? एटम। आया समझ? शाबाश। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो एटम्स होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब क्या होते हैं? दे आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब वो बहुत ही तेज़ फास्ट रिएक्शंस दिखाते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं इन सिंगल स्टेट, या सॉरी इन फ्री स्टेट हम बोल सकते हैं, एज सिंगल एटम्स। इसलिए क्या होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कंबाइन हो जाए अदर एटम्स के साथ, इसलिए वो क्या होते हैं? बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। शाबाश। अब एटम्स जो होते हैं ये कई सारे काइंड्स के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़। एटम्स बहुत छोटे होते हैं साइज़। अगर हमें साइज़ इनका देखना होगा तो कितना स्मॉल होता है एटम का साइज़? वेरी स्मॉल। तो ये जो आइडिया दिया था एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम्स, ये हमें ऐसे मिल सकता है। देखो, अगर हम देखेंगे कॉपर, ठीक है, अगर हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर कॉपर, 1 सेंटीमीटर कॉपर 1 सेंटीमीटर कॉपर बनाने के लिए हमें कितने कॉपर के एटम्स चाहिए? शाबाश। कितनों को हमें कॉपर एटम्स को अरेंज करना है एंड टू एंड इन ए लाइन, ताकि हमें 1 सेंटीमीटर कॉपर बने। कितने हैं वो? होते हैं 35 इंटू 10⁻⁶ कॉपर एटम्स। आपको आया समझ? मतलब अगर हमें 1 सेंटीमीटर कॉपर बनाना है तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर कॉपर में कितने एटम्स होते हैं लगभग कॉपर के। तो हम देखते हैं कि हमें 35 इंटू
10⁻⁶ कॉपर एटम्स। इतने कॉपर एटम्स चाहिए जो एंड टू एंड अरेंज हो सकते हैं, जिनसे 1 सेंटीमीटर कॉपर बन सकता है। तो आप खुद ही आप देखो कि ये जो साइज होता है एटम्स का, ये कितना छोटा होता है। ठीक है, जो साइज होता है एटम्स का, वो हम किससे इंडिकेट करते हैं? साइज ऑफ एटम्स इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस जो होता है उसको हम मेजर करते हैं किन में? नैनोमीटर्स में। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है, शाबाश, 10⁻⁻⁹ मीटर। कितने होते हैं 1 नैनोमीटर में? 10⁻⁹ मीटर। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो कितना स्मॉल होता है, कितने छोटे होते हैं एटम्स। ठीक है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट एटम होता है वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द एटम्स। तो अगर हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कितना होता है? 0.037 नैनोमीटर। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.037 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। आया समझ? शाबाश। अब एटम्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, तो क्या हम इनको देख सकते हैं? इतने छोटे होके तो हम इनको नेकड ऐसे नहीं देख सकते। अब क्या होता है, इवन वी कैन नॉट सी देम विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी, तो उनसे भी हम उनको नहीं देख सकते। अब क्या होता है, एक मतलब जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है फॉर इट्स वर्किंग, तो वो कुछ मैग्नीफाइड इमेजेस देता है इतनी ऑब्जेक्ट्स के। और जो एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो वही हमें इनेबल करता है टू सी एटम्स, लेकिन दो इनडायरेक्टली, तो लेकिन उससे हम देख सकते हैं। वरना जो भी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि इतने एटम्स होते हैं छोटे। ठीक है, तो ये थे एटम्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल क्या होता है? शाबाश। क्योंकि अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री में, हम जो एलिमेंट्स हैं हम उनकी फुल फॉर्म नहीं देखते हैं। क्यों? पहले मैं बोलूँगी ये सिंबल जो है इसकी नीड क्या हमें पड़ी, ये ज़रूरत क्यों हमें लगा सिंबल? क्योंकि एलिमेंट जो थे बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता था इतने बड़े एलिमेंट्स के नाम लिखना। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या की दिया, सिंबल दिया हर एक एलिमेंट के लिए। पहले हम देखेंगे ये सिंबल क्या होता है। ए सिंबल इज़ ए थिंग लाइक ए स्केच और लेटर एट्सेट्रा विच रिप्रेजेंट्स और स्टैंड समथिंग एल्स। सिंबल सिंपली क्या होता है, कुछ स्केच होता है या कुछ लेटर होता है जो रिप्रेजेंट करेगा किसी चीज़ को। अब जब हम बात करेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बिकॉज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को ये क्यों मीन करता है सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स? बिकॉज हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनली बने होते हैं किसके? एटम्स के। पहले हम अब इसमें देखेंगे डाल्टन सिंबल एंड देन जो हम आज यूज़ करते हैं आजकल, जिनको हम कहते हैं मॉडर्न सिंबल्स। ठीक है, तो जो डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स थे, इनको सबसे पहले किसने दिया था? शाबाश, आपको नाम से ही समझ आया होगा। डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट जो ये डाल्टन ने दिए थे। डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने यूज़ किए थे सिंबल्स किसके लिए? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ सिंबल जो है जो डाल्टन ने दिए थे एलिमेंट्स के लिए, तो ये है, शाबाश। हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल दिया गया था एक सर्कल, उसके अंदर डॉट। कार्बन के लिए सिंबल दिया था सारा शेडेड सर्कल। ऑक्सीजन के लिए ऐसे ओ या सर्कल ही आप देख सकते हैं।
फास्फोरस के लिए ये सिंबल दिया गया था, सल्फर के लिए ये, ठीक, ये डाल्टन ने दिए थे ये सिंबल। सल्फर के लिए दिया था बीच में ये, और यहाँ से एक सर्कल। प्लेटिनम के लिए एक सर्कल और बीच में P लिखा गया था। आयरन के लिए सर्कल, बीच में I। कॉपर के लिए सर्कल, बीच में C। सिल्वर के लिए एक सर्कल, उसमें S लिखा गया था। गोल्ड के लिए G, और यहाँ से इनर यहाँ से डॉट्स लगे थे। लेड के लिए L और सर्कल। मरकरी के लिए एक सर्कल और इसके अंदर भी छोटे छोटे ये सर्कल्स। अब ये जो डाल्टन सिंबल्स थे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट थे ड्रा करना और इनकन्वीनियंट होते थे यूज़ करने, इसलिए जो डाल्टन सिंबल है इसमें कुछ लिमिटेशंस आई, क्योंकि अब इंसान जो थे उनको जब एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने थे तो उनको पहले ड्रा करने थे, बनाने थे, तो उनको ये काफ़ी इनकन्वीनियंट लगा। तो इसलिए जो था फिर आया दूसरा साइंटिस्ट, उसका नाम था J.J. बर्ज़ेलियस ऑफ स्वीडन। तो उसने क्या दिया, उसने फिर दिया आइडिया किनका, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज वर डाल्टन सिंबल। अब ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, समटाइम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोई एलिमेंट दिया गया होता है, इसका डाल्टन सिंबल लिखो, इससे आप ये सारे एलिमेंट्स भी, इनके सिंबल जो है डाल्टन सिंबल, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।